नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज एक बेहद खास किताब और बेहद खास मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। किताब खास इसलिए क्योंकि देश में बड़ी चर्चा हो रही है विकसित भारत की। 2047 में विकसित भारत बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पर हैं हम, तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, चौथी इकोनॉमी पर हैं, इकोनॉमी है तो पर कैपिटा इनकम में कितना फर्क है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, असेंबल इंडिया, हेल्थ इंश्योरेंस, 80 करोड़ लोगों को खाना, ये सब तमाम सवाल हैं जो हमारे को वहां पर खड़ा करते हैं कि विकसित भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जो बिजनेस में जुड़ा हुआ, कॉर्पोरेट हाउस के साथ उनका बड़ा लंबा रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, एंटरप्रेन्योर हो, एंजल इन्वेस्टर हो, पॉलिसी थॉट लीडर हो, वो यदि कोई किताब लिखे तो थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। ये बुक है विकसित भारत इंडिया 2047। आदित्य पिट्टी साहब ने लिखी है। खुद बड़ा लंबा अनुभव उनका कॉर्पोरेट का, और मुझे लगा ये किताब लिखने की जरूरत पाठकों के लिए नहीं, ये किताब आदित्य साहब को, भारत सरकार को या नीति आयोग को देती है। 750 पेज की किताब में हिंदुस्तान कैसे 2047 में विकसित भारत हो सकता है, इस सब की रणनीति, योजना, उसकी परेशानियां, उसके सवाल, उसके चैलेंजेस, इस सब पर चर्चा हो रही है। और आदित्य पिट्टी साहब कितनी चिंता विकसित भारत की करते हैं या देश की करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि वो इस समय हमारे साथ सिएटल अमेरिका से जुड़े हुए हैं। लगातार वो ट्रैवल करते रहते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। आज जी इसका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस की इतनी जबरदस्त किताब आपने लिखी। मुझे पढ़ने में तो लगा कि ये मैं पढ़ लेता तो एमफिल कर चुका हूँ। नमस्कार विजय जी, आजकल ये धन्यवाद। है कि किताब नीति आयोग को सौंप देनी चाहिए। इतनी बड़ी किताब, 20 चैप्टर्स, और शायद भी कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के काम में आने चाहिए। हर एस्पेक्ट पर आपने चर्चा की। लेकिन सर, सवाल ही अभी यही चल रहा है कि विकसित भारत इंडिया जो है, इंडिया 2047, क्या हो पाएगा? या एक तो आपने इस किताब में जो 2014 से शुरू किया, एक तरह से ट्रेवलॉग की तरह से इंडिया की इकोनॉमी और सोशल जर्नी को, तो मोदी जी के साथ ही भारत शुरू होता है? ये अच्छे सवाल है विजय जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो एक पाथवे भारत ने तय किया 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो वो काफी अलग था। और मुझे यही आकर्षित किया था कि ये जो हमने अपना मार्ग तय किया था भारत में, वो ऐतिहासिक दिन से 2014 में, तो ये हमें जो डेवलपमेंट और बेनिफिट्स और चेंजेस हुए हैं 2014 से, वो एकदम हिस्टोरिक रहे हैं भारत के लिए। तो इसीलिए मैंने ये 2014 से शुरू किया। पर इससे ज्यादा विजय जी, मैंने 2024, मतलब जब ये किताब लिखी गई थी उस समय मैंने पूरा जो एक काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट रहता है देश का, कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, उसका एकदम फुल विद डेटा, मतलब आंकड़ों से मैंने इसको प्रस्तुत किया है। बिकॉज आपको भी पता है आजकल मीडिया में या आम बातचीत में ओपिनियंस बहुत होते हैं। आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन हो सकता है, और स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बायस्ड नैरेटिव्स बहुत होते हैं। तो मुझे लगा कि क्या एक कहानी हम आंकड़ों से प्रस्तुत कर सकते हैं, बिकॉज डेटा डज नॉट लाई। और इसमें मैं एक फेमस कोट ऑलवेज यूज करता हूँ। एक क्वालिटी गुरु रहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका प्राइज मिलता है, लाइक ओलंपिक प्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग। उनका नाम था W. एडवर्ड्स डेमिंग। तो वो ऑलवेज कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट मस्ट ब्रिंग डेटा। तो मुझे लगता है कि जब आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो इसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। मैं फिर भी आपके दर्शकों को या किसी को भी बोलता हूँ कि आप मतलब ये आंकड़ों को स्टडी करिए, आप अपना खुद फैक्ट चेक करिए। पर ज्यादातर जो मुझे लगता है कि आपके आंकड़े मेरे आंकड़ों से ज्यादा ही रहेंगे,
बिकॉज मैंने ये किताब करीबन 6 महीने पहले लिखना बंद किया था। उसके बाद वो एडिटोरियल इसमें रिव्यू में चले जाता है और पब्लिशिंग में। और जिस तेज गति से भारत तरक्की कर रहा है और डेवलपमेंट के पाथवे पे है, कि मुझे लगता है कि मेरे हर आंकड़े कम ही होंगे। जी। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि डाटा जो है वो झूठ नहीं बोलते, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़ों को परसेप्शन से जोड़ते हैं तो दोनों चीजें फर्क हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि ये ग्लास है, अब दोनों लोग इसमें पानी जितना है, किसी के लिए ये आधा गिलास खाली है, किसी के लिए आधा गिलास भरा है, और डाटा तो वही है। नहीं, ये तो तो ये एक बहुत डाटा में अच्छा। परसेप्शन जो है, इसमें दोनों में कुछ आप जोड़ते हैं क्योंकि आपको दोनों चीजों का बड़ा अनुभव है, तो डाटा नहीं झूठ विजय जी, ये तो ना बोल, आपने भी एक परसेप्शन को बदल देते नहीं नहीं, बिल्कुल विजय जी, आपने ये तो एक बहुत अच्छी बात कही है। इनफैक्ट जो एक ये पुस्तक में मेरा एक रिकरिंग थीम है और हैं। जिसमें मैंने काफी जोर डाला है आंकड़ों के अलावा, वो है कि भारत में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए हर नागरिक में। जी। तो मैंने इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया है, उसका नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यस, मुझे मैंने लगता है कि ये एक इनफैक्ट स्तंभ है, पिलर है विकसित भारत का, कि हर नागरिक को एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि हाँ, भारत में ये हो सकता है, हो रहा है और होगा। तो इस पे मैंने काफी जोर दिया है। मतलब मुझे लगता है विकसित भारत तक पहुंचने के लिए विजय जी दो स्तंभ है, एक तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक दूसरी बात है कि हर नागरिक को एक सक्रिय योगदान करना पड़ेगा, सहभागिता होनी पड़ेगी, जिसको केवल एक आप, जिम्मेदारी है। हाँ जी, जिसको आप जन भागीदारी कह सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि 2047 तक जरूर भारत एक विकसित देश बनेगा। मुझे तो लगता है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0, बाकी अभी जो अभी तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, मुझे तो इनफैक्ट काफी कॉन्फिडेंस है कि 2047 के पहले ही हम ये टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे, ये लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। सर, टारगेट्स को लेकर बहुत सारे लोग जो विपक्ष में हैं और जो बहुत इकोनॉमिक्स को समझते हैं, मैं तो कम समझता हूँ, तो ये कहते हैं कि ठीक है, ये 2047 ड्रीमिंग तो ठीक है, डे ड्रीमिंग है। और वो कहते हैं कि आपने कहा कि फोर्थ इकोनॉमी हो गया देश, अभी दुनिया के सबसे बड़े 4 इकोनॉमीज में से है, तीसरा भी हो जाएगा, कितने ट्रिलियन जो है हम ट्रिलियन पर आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं इसका कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट ये है कि पर कैपिटा इनकम में हम चाइना से कितनी दूर हैं, क्या उसको समझ सकते हैं? डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाइना से कितनी दूर हैं? जहाँ $100 बिलियन का भी ट्रेड डेफिसिट में हम चाइना के साथ चल रहे हैं, वहाँ कितनी दूर है? और दूसरी बात, अभी तो साहब आप रोज रोज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांट, कौन सा विकसित भारत? कैसे होगा विकसित भारत? ये सवाल आमतौर पर रहते हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स। नहीं विजय जी, ये एक सवाल हैं, पर बहुत ही सिंपल सरल इसके आंसर्स भी हैं। मुझे लगता है एक तो पिछले 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हो गई है। जी। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना हो गया है। तो जी। तरक्की तो हुई है। अभी आप देखेंगे हम कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ तक जाना है इस जर्नी में। तो ये जो गैप है जो आप बोल रहे हैं चाइना से या बाकी कुछ विकसित देशों से, तो वो तो है, निश्चित है। पर हमारा जो ये गैप है, ये अगेन दृष्टिकोण है विजय जी, कि आप एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये जो गैप है, ये अंतर है, ये कम होते जा रहे हैं और हमारी स्पीड बढ़ते जा रही है। तो अगर जैसा आप बोलेंगे, गाड़ियों की स्पर्धा है, रेस है, F1 के जैसा कुछ रेस है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, गैप था, पर हमारी गाड़ी और तेज गति से एक्सेलरेट कर रही है, ये गैप कम हो रहा है। और अगले 20 सालों में तो हम विकसित देश बनेंगे। अभी हमारा लक्ष्य था विजय जी कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था 2000 2027 तक पहुंचने वाले हैं। अभी लग रहा है कि ये हम अगले साल ही पहुंच जाएंगे। तो गति बढ़ते जा रही है, एक्सेलरेशन हो रहा पहुंच है। जाएगी। हाँ जी।
एक चीज और मुझे अभी विजय जी, जस्ट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये पुस्तक में भी मैंने वर्णन किया है, एक सेक्शन है जिसको मैंने बोला है द मैथमेटिक्स ऑफ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड एटीन थोड़ा सा थाउजेंड इसको डॉलर पर कैपिटा इनकम। मैंने तो पढ़ा है, थोड़ा सा आप बता देंगे तो लोगों को समझ आएगी। हाँ, तो उसमें जो गणित है वो मैं दर्शाना चाहता हूँ कि आज हमारी अर्थव्यवस्था करीबन 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी अभी हमको जब 30 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करना है 2047 में, तो मैंने इसका जो सिंपल गणित किया हुआ है कि इसके लिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा, मतलब साल भर साल हमको कितना बढ़ना पड़ेगा ये टारगेट तय करने के लिए। तो वो दिखाता है कि हमें 9.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट्स बताइए। मीट करना है। पर इसे कहते हैं विजय जी, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इकोनॉमिक्स में, पर ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। इसमें अगर आप महंगाई वो घटा दें तो रियल ग्रोथ रेट दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि रियल ग्रोथ रेट अगर हमारा 6.5% से भी ज्यादा हो तो हम ये तय कर पाएंगे। और आज इतना विश्व स्तरीय अस्थिरता है, विश्व में इतना सॉरी विश्व में इतनी अस्थिरता है, उसके अलावा भारत इस गति से ज्यादा ही ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं एक सिंपल फिर आपको T20 क्रिकेट मैच का उदाहरण देता हूँ कि सिंपल वे से कहूँ तो हमको जो मैच जीतने के लिए जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो यस, रीजनेबल और अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि हमको पर ओवर 20 या 30 रन की आवश्यकता है। मींस जरूरत। रीजनेबल है और ये हो पाएगा और हो जाएगा। सर आपने T20 की बात कर दी, तो T20 में होता क्या है कि आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया, लेकिन T20 में क्या होता है कि आज जो टीम 100 रन से जीत गई पूरा का पूरा मैच, लगातार बाउंस मारे, सिक्सर किया, फोर्थ किया, और वो अगले मैच में हार जाती है, अगला मैच उसी टीम के साथ हार जाती है उसी मैदान पर। लेकिन इसलिए क्रिकेट में कहते हैं कि T20 से स्ट्रेंथ नहीं पता पड़ती, टेस्ट मैच से स्ट्रेंथ पता पड़ती है। जो टेस्ट मैच के क्रिकेटर्स होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि आप कितने समय तक मैदान में जमे हो। डू यू थिंक सो? नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे एक कल्पना है आप किस चीज का इशारा कर रहे हैं विजय जी। पर आप देखिए, हमारा तो नेतृत्व एकदम सेट है 2014 से। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में। और इसके अलावा भी जो विकसित देश हैं वहाँ भी कितना लीडरशिप चेंजेस हैं। तो मेरा कहना है कि ऑलरेडी भारत में एक स्थिर स्टेबल सरकार चल रही है। जो पॉलिसी नीतियां हैं वो भी एकदम ही सेट हैं। पेस ऑफ डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो ये अगर चलते रहा, इस टाइप का लीडरशिप और इस टाइप की नीतियां, तो हम इजीली ये टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। और मुझे वापस मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तो लगता है अभी जो नए रिफॉर्म्स ये सब अनाउंस हुए हैं कि हम तो ये टारगेट्स 2047 के पहले ही अचीव कर लेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात की, प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी को लेकर सबको ही भरोसा है कि वो आगे बढ़ा सब काम। लेकिन जैसे इंडिया क्रिकेट पर ही बात करते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम हमारी पहले होती थी, तो उसमें जैसे ही 3 बल्लेबाज हमारे गिरे, बैट्समैन, हमारी टीम ढह जाती थी। ऐसा इस सरकार के लिए कहा जाता है कि जो 3 लोग हैं, 4 लोग कह लीजिए, 5 कह लीजिए, जितने आदित्य साहब को पसंद आए, उसके बाद सारी टीम ढह गई है। और वहां पर कोई भरोसा, या यूं कह ले कि जो पेस है वो ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो पेस है वो बुलेट ट्रेन जैसी है। और अभी जो हमारे जो दूसरे मंत्री हैं और जो सब लोग हैं, वो जो शिमला में ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, उस रफ्तार से चल रहे हैं। तो ये जो मैच है, एक सोचने का, एक रणनीति का, और उसके साथ पूरी टीम का काम करने का। 3 बैट्समैन यदि ढह जाएं तो स्कोर, टारगेटेड स्कोर जो होता है सेकंड इनिंग का, वो नहीं मिलता ना। डू यू थिंक सो?
विजय जी, थोड़ा तो मुश्किल होगा इस पे ज्यादा बात करना, पर मुझे लगता है कि जो मैं देखता हूँ कि ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी लेड गवर्नमेंट है। यस। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, एक वेरी डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अगेन उद्योग जगत से आता हूँ, वो मेरा बैकग्राउंड है, आपका कॉरपोरेट इंडस्ट्री। हाँ जी। जी। फैमिली बैकग्राउंड जो है, तो मैं उस दृष्टि से सब चीज को एनालाइज और देखता हूँ, तो मुझे लगता है इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन्ड, गुड वैल्यू सिस्टम। अगर आप बिजनेस में भी आप देखेंगे, या आप खुद से स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जो वो बोलते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो देखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट निवेश करने के पहले, तो ये ऑलवेज बोलते हैं कि आप मैनेजमेंट स्टडी करिए, कॉरपोरेट कल्चर स्टडी करिए वो कंपनी का। इस तो कंपनी का। जैसा अगर आप सोचेंगे कि टाटा ग्रुप या समथिंग लाइक दैट, तो सिमिलरली मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट कल्चर, डिसिप्लिन और एक इससे काफी स्थिरता आती है। तो मुझे लगता है और विश्वास है कि जो भी आगे आने वाले सालों में नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, तो मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है वो चलते रहेगा। और एक जो डिसिप्लिन है और कमिटमेंट है, आई थिंक भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज कहती है राष्ट्र प्रथम। तो उस दृष्टि से अगर काम चलेगा, तो मुझे कुछ इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं परेशानी। दिखता है, परेशानी नहीं दिखती है कि हम ये टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। सर, आपके बुक के बहुत सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर चर्चा करूँ, लेकिन एक सवाल छोटा सा और कर लेते हैं बुक से पहले का। आपने कहा कि ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ये सब बातें। अब हम तो क्या हिंदुस्तानी हैं, आदित्य जी कहते हैं प्रधानमंत्री हर पर भरोसा करते हैं, लेकिन कितनी बार भरोसा करें। नेहरू जी मॉडर्न इंडिया बना रहे थे, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए। इंदिरा जी गरीबी हटा रही थी, वो 40 साल हो गए। राहुल गांधी जी नए भारत को कर रहे थे, वो शाहबानों तक में ही अटक गए। नरसिम्हा राव आए, लिबरलाइजेशन किया, लेकिन एग्जीक्यूशन पर वो नहीं आए। वाजपेयी जी आए, लिबरलाइजेशन को एग्जीक्यूशन पे किया, लेकिन बहुत सारी दुविधाएं वहां पर थी। उन्होंने एक काम शुरू किया रोड्स का, ये सब। उसके बाद कलाम साहब का मुझे याद आता है, वो राष्ट्रपति थी, तो 2020 का न्यू मिलेनियम विजन देते थे। अब हमने 2020 की डेडलाइन को 2047 कर दिया। नहीं, विजय जी, जो जहां तक मुझे पता है, जो कलाम जी ने कहा था, वो अभी मतलब डेवलप्ड नेशन या विकसित देश के जो लक्ष्य हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं कहा था। बिकॉज ये इतने साल तो लगेंगे हमको एक विकसित देश तक पहुंचने के लिए। जस्ट आपके दर्शकों के लिए, जो एक विकसित देश या डेवलप्ड नेशन है, उसकी परिभाषा वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आती है। तो यस। आज वो कहते हैं कि जो देश का पर कैपिटा इनकम 15,000 US डॉलर से अधिक हो, तो उसे विकसित देश कहते हैं। यस। विजय जी, आज भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग 3,000 US डॉलर है। 250 डॉलर, तो 3000 डॉलर। 3,000 डॉलर है, तो हमें ठीक। यहाँ से अगर 15,000 डॉलर, या मैंने जो कहा है 18,000 डॉलर क्रॉस करना है, तो इतना समय तो लगेगा। एक तो ये है, पर मुझे जो लगता है, जो आपने पहले जो बात कही, कि इस लीडरशिप में जो अलग है, और जिसके कारण ये तेज गति से विकास हो रहा है देश में, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगेन कॉरपोरेट दृष्टिकोण से मैं देखूं, तो वो एक तो लक्ष्य तय करते हैं, पर अभी जो फर्क है विजय जी, वो है कि ये लक्ष्यों को वो बार बार मॉनिटरिंग होती है। यस। मॉनिटरिंग और रिव्यू कंटिन्यूअसली होता है, जैसे ही कॉरपोरेट्स में हो रिव्यू मीटिंग्स। और जो जो इसमें कठिनाई है, रोड ब्लॉक्स, उसे कैसे पार करें, उसको कैसे सॉल्व करें, तो वो कर करके लक्ष्यों तक पहुंचने का टारगेट सेट करना आसान है, पर ये एग्जीक्यूशन मुश्किल है विजय जी। तो यहाँ जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, और उस पे जो स्ट्रॉन्ग फोकस है, आई थिंक उससे जो चेंज आया है वो अभी पूरा देश देख रहा है।
और एक और चीज है विजय जी जो मैंने ऑब्जर्व की है कि एक बार एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और नेक्स्ट। स्ट्रेच टारगेट सेट कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा विजय जी कि वो पुस्तक में भी वर्णन है कि हमने भारत ने एक लक्ष्य तय किया था कि हम 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेंगे। जी। ग्रीन एनर्जी से 500 गीगावाट्स एनर्जी पैदा होनी चाहिए। आप हैरान होंगे विजय जी कि ये हमने लक्ष्य पिछले महीने प्राप्त कर लिया था ऑलरेडी, 5 साल पहले टारगेट के। तो अभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा और 5 साल अभी और स्ट्रेच टारगेट्स तय हुए हैं। इनफैक्ट लेखक के हिसाब से मैं देखूं तो मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने जो लिखा है वो तो भारत सरकार के लक्ष्य थे पर वो ऑलरेडी आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड पर हो एक गया। हाँ, पर एक नागरिक की दृष्टिकोण से मैं बहुत खुश हूं कि हमारा देश 5 साल पहले ये टारगेट तय कर लिए। सर आपका एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से भी, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने बहुत डिटेल में काम किया। उसमें हाईवेज की भी बात की है, रेलवेज की भी बात की है, मोटरवेज की भी बात की है, वाटरवेज की भी बात आपने की है, अर्बन डेवलपमेंट की, स्मार्ट सिटी मिशन की भी बात आपने की है। आपको लग रहा है कि हम जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं? और फिर टारगेट में क्या होता है, जैसे छोटे उदाहरण में दो दे देता हूँ। ट्रेन को हम ले लें तो एक तो ट्रेन में जो काम चल रहा है वंदे भारत, बहुत सारी ट्रेन शुरू हुई। जितने डेवलपमेंट होता है वो उतना गरीब से दूर होता जाता है। ठीक है, क्योंकि वंदे भारत में बैठना आम आदमी के बस की बात नहीं। जो 100 रुपए किराया था वो आपने 700 रुपए कर दिया। ठीक है। दूसरा, जैसे हवाई जहाज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे, और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ देश भर में, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी, 2 टियर में भी, 3 टियर में भी वो बन गए, एयरपोर्ट्स बन गए। लेकिन आपको लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है? मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में बन गए, या तो फ्लाइट्स नहीं चलती हैं, फ्लाइट चलाते हैं तो वो एजेंसी है वो देखते हैं यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है तो वो अयोध्या ले जाते हैं सारे ट्रैफिक को। और एयरपोर्ट्स की हालत ये है कि आजकल वैसे कुछ अच्छे रेलवे स्टेशन ही बन गए उनसे बेहतर। ठीक है। और फिर बुलेट ट्रेन को ले लें तो बुलेट ट्रेन तो पता नहीं कब चलेगी। वो तो बुलेट ट्रेन तो हमारी अभी उसकी रफ्तार ही नहीं मुझे समझ आ रही। नहीं विजय जी, ये आई मीन आपके अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें दो तीन चीज सब घुले मिले हैं तो मैं थोड़ा इसमें विस्तार से बात करता हूँ। जी। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यस। विकसित भारत तक हमें ले जाने के लिए। दो तीन चीजें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों महत्व है कि इसका जो इम्पैक्ट है हर सेक्टर में आता है। आपकी रोड नेटवर्क अच्छी है तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, उसकी कीमतें कम हो जाती है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से हर सेक्टर में सुधार और इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती है, जो हर रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं उससे 3 से 4 गुना इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। मतलब जब वो निर्माण हो जाता है तो उससे 3 to 4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आज सरकार का रिकॉर्ड स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो उन्होंने जीडीपी के परसेंटेज से आप अगर देखें तो बहुत बड़ा स्पेंडिंग है। जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं विजय जी, ये तो बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं और ये विश्व स्तरीय बन रही हैं। तो इसमें तो हम सब देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट। अभी आपने जो मुद्दा उठाया है से एयरलाइंस या सिविल एविएशन सेक्टर को लेके, तो भारत सरकार एयरपोर्ट्स बना रही है बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है। अगर एयरपोर्ट्स ही नहीं है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बट जो फ्लाइट्स हैं या जो एयरलाइंस हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। पहले जो कंप्लेंट थी कि भारत सरकार को हर चीज से बाहर निकल जाना चाहिए, तो उन्होंने एयर इंडिया का भी डाइवेस्टमेंट कर दिया है। तभी भारत सरकार तो फ्लाइट्स नहीं चलाने वाली है, वो तो एयरपोर्ट्स का निर्माण करेंगी, सुविधाएं बढ़ाएंगी, तो प्राइवेट एयरलाइंस, प्राइवेट कंपनीज आके बिजनेस उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अभी छोटे शहरों में भी फ्लाइट चल रही हैं
बट कंपटीशन कम है और हमारा डिमांड इतना ज्यादा है। मतलब आप अगर देखेंगे, मुझे तो याद ही नहीं है, मैं इतने फ्लाइट्स लेता हूँ कि आपको आजकल एक दो सीट भी खाली नहीं दिखती नहीं हैं। एकदम ही मुझे तो मुश्किल है ये देखना। जी। तो अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर प्लस हाई डिमांड, तो कमर्शियली जो प्राइसिंग ये एयरलाइन सेट करती हैं, इसमें कुछ ज्यादा भारत सरकार का रोल नहीं है। तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस आए, फ्लाइट्स और बढ़े, कंपटीशन बढ़े, उससे रेट्स का रैशनलाइजेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो रेलवे सेक्टर में भी आप देखेंगे कि जो हमारे रेलवे स्टेशंस हैं वो भी विश्व स्तरीय बन गए। मुझे तो लगता है, मैं बाहर भी काफी ट्रेवल करता हूँ, कि इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं। तो ये हो रहा है। ट्रेनें भी हमारी जो हैं भारत में बन रही हैं अंडर मेक इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि एक पूरा जो है मतलब लाइक हर सेक्टर या हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के माध्यम आपको मिलेंगे। तो अगर वंदे भारत थोड़े हाई प्राइस्ड है, तो जी रेगुलर बस ट्रेन्स भी हैं, बसेस हैं। तो मुझे लग रहा है अगेन ये एक पाथवे है जिस पे हम चल रहे हैं। इसमें धीरे धीरे जो गैप्स हैं वो भरते जाएंगे और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है और विश्वास भी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपने जिस तरह से इसको एलोबरेट किया वो बिल्कुल ठीक बात है कि डेवलपमेंट हो रहा है। एयरपोर्ट मैंने भी जिक्र किया, आपने भी किया, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, हाईवेज बहुत अच्छे बने हैं, स्पीड भी बहुत बढ़ी है। लेकिन ये सब जो है ना सरकार बना रही है पिट्टी साहब के लिए, क्योंकि दिल्ली से आगरा का किराया बस का था 200 रुपए, और गडकरी साहब ने हाईवे बनाया तो वहां पे 350 रुपए टोल लगता है। ठीक है, ट्रेन जो चल रही थी दिल्ली से जोधपुर के लिए, मंडोर एक्सप्रेस, तो वो 300 रुपए में 400 रुपए में ले जाती थी दिल्ली से जोधपुर। अब यदि वहां पर वंदे भारत चला रहे हैं तो वो 1500 रुपए ले रहा है, और वो भी डायनामिक टिकट्स हैं। आज 1500 है, कल 1800 है, जिस दिन जाना उस दिन 2500 रुपए। और हवाई जहाज के लिए लोगों ने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजना तो बहुत अच्छी थी कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करें, लेकिन हकीकत में फेयर ऐसे हो गए कि हवाई जहाज में यात्रा कर लेंगे तो हवाई चप्पल ही पहननी पड़ेगी। नहीं, विजय जी, मुझे जो लगता है ये जो हम मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसमें बाकी विकसित देशों में भी ये समस्याएं, ये कठिनाइयां आई हैं। मतलब अगेन मुझे लगता है कि क्या होता है कि एक डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच चलते रहता है, और इसको कुछ समय लगता है स्टेबलाइज या इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। तो मुझे लगता है दीज आर जस्ट टेम्पररी डिमांड सप्लाई मिसमैच। ये धीरे धीरे जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स या भारत सरकार को भी डिमांड सप्लाई मैच हुआ हो जाएगा, तो काफी चीजें रैशनलाइज होके मतलब एक रीजनेबल रेट्स पे पहुंच जाएंगी। जैसे मैं देख रहा था कि ये स्मार्ट सिटी मिशन जो कहा गया, पहले शुरू किया गया था 2005 में, फिर 2015 में, फिर वो उसको 20 तक लागू किया गया, वो 2025 तक हो गया, 100 सिटी जिनको हमने टारगेट किया। उसको मैं जब स्टडी कर रहा था तो उसमें एक तो काम आपने किया बहुत होशियारी से, नाम तो रखा प्रोग्राम का स्मार्ट सिटी मिशन, और 100 सिटीज को आपने सेलेक्ट किया, तो लगा कि ये 100 शहर जो है देश के बेहतर शहर हो जाएंगे। फिर जब बारीकी से पढ़ा तो मैंने कहा कि उसमें कहा गया कि नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, स्मार्ट सिटी के एक एरिया को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एडीएस, उस पर काम किया गया। चलिए, उस पर भी काम हो रहा है। करीब करीब मैं देख रहा था 15 लाख करोड़ रुपए, कुछ कुछ बड़ा पैसा उसमें खर्च हुआ है। लेकिन अभी जैसे आप तो बैठे हुए हैं सिएटल में, यहाँ सूरत के हाल देखें, जयपुर के हाल देखें, बेंगलोर के हाल देखें, पटना के हाल देखें, लखनऊ के हाल देखें, दिल्ली के हाल देखें, बाढ़ इतनी है। गुड़गांव जो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर सिटी माना जाता है, जहाँ पर 100 करोड़ रुपए के फ्लैट मिलते हैं, मुझे पता नहीं यूएस में भी उतने महंगे होते हैं कि नहीं होते, वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो ये कैसा स्मार्ट सिटी मिशन है? विजय जी, देखिए, मैं भी पुणे में रहता हूँ। यहाँ जी तो विजिट के लिए आया हुआ हूँ। तो शहरों की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर शहर में चुनौतियां हैं,
और चैलेंजेस हैं, और मैं भी मानता हूँ कि ये विश्व स्तरीय बनने चाहिए। इसमें कुछ सवाल या विवाद भी नहीं है। पर इसमें दो तीन चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं विजय जी। एक तो जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आती हैं, कुछ कुछ राज्य सरकार की और कुछ केंद्र सरकार की। तो इसमें काफी चैलेंजेस हैं जिससे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं या होते ही नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं पुस्तक में भी वर्णन किया हूँ कि नागरिकों को भी थोड़ा ये स्टडी करके अपने आप को शिक्षित करना चाहिए कि एक फंडामेंटल राइट्स तो हैं हमारी, पर एक जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा सिविक्स के लेसन्स होते थे स्कूल में, तो ये थोड़ा हम लोग को दोहराना पड़ेगा। और मैं काफी गंभीरता से ये कहता हूँ कि मैं भी ट्विटर सोशल मीडिया पे हूँ, एक्टिव हूँ। तो इसमें मैं देखता हूँ कि कभी कभी पॉटहोल है, गड्ढे हैं रास्ते पे, तो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करते हैं। तो टैग करना तो अच्छी बात है, पर आपको भी समझना चाहिए कि ये कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो ये एक्टिविज्म है, या अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो किससे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसा इसका फॉलो अप होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक दो उदाहरण दूंगा विजय जी, पुणे से। तो पुणे में एक बहुत बड़ा रिवर साइड डेवलपमेंट चल रहा है, जो हम अहमदाबाद के जैसा करना चाहते हैं। तो ये बार बार एक्टिविज्म से रुक जा रहा है। मीन जो एक्टिविस्ट हैं बार बार कोर्ट्स जाके, और वो सेम मुद्दे पे कोर्ट्स जा जाके इसको डिले करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया मुद्दा है, ये सेटल्ड मुद्दा है इवन इन सुप्रीम कोर्ट। तो इससे भी, ओवर एक्टिविज्म से भी एक बहुत समस्या है। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, तो अगर कॉरपोरेशन या सरकार को ये काम करना है और इसमें इन्होंने बजट तय किया है, सेट कर दिया है, तो वो भी कहते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं उनका पूरा समय कोर्ट केस लड़ने में जा रहा है, और हम इसमें काम कैसे कर पाए। बिकॉज आप जैसे ही कोर्ट जाते हो एक स्टे ऑर्डर आ जाता है। एक और चीज मैंने जो खुद देखा है, पुणे में एक दो बड़े रास्ते हैं, रोड्स हैं, जिसका ये एक्सपेंशन हो रहा है। मीन्स उनकी विड्थ दुगनी कर जा रही है, तो कुछ कुछ ये जो पेड़ हैं साइड में, वो तो निश्चित है कटेंगे। अभी जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है या सुप्रीम कोर्ट है, इसमें एक तय मतलब वेल सेट फॉर्मूला है कि अगर पेड़ कटते हैं तो आइदर उसका रीप्लांटिंग होती है या उसके मतलब और नए पेड़ लगाने पड़ते हैं, कुछ तो कैलकुलेशन है। तो ये एक वेल सेट फॉर्मूला है। बट अगर रोड बढ़ रही है और उसमें भी इतना ओवर एक्टिविज्म है, तो इसीलिए काफी हमारे शहरों में आप देखेंगे कि रोड्स डग अप हैं, कुछ हो रहा नहीं है, ऐसे ही काम बंद है, स्थगित है। तो मैं नहीं बोलता, काफी जगहों में ये गलत काम भी हो रहे हैं, पर ज्यादातर ये कोर्ट केसों में ये सब स्थगित है काम। तो सर, हमें एक्टिविज्म भी करना चाहिए। और प्रॉब्लम ऑल्सो जो फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, but also because of mismatch जो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके कारण भी काफी चुनौतियां हैं। जी सर, डोंट थिंक आई एम क्वेश्चनिंग यू। मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने बहुत बारीक काम इस पर इन डेप्थ काम किया, इसलिए मैं ये आपको सरकार की तरह मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं सरकार की तरह आपको ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, है ना? नहीं बिल्कुल विजय जी, मतलब हम लोग सब नागरिक के जैसे बात कर रहे हैं, आपसे कर बिकॉज रहे हैं। हमारा देश है। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि हम सब शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं आप भारत कहेंगे के। मैं किताब पर चर्चा कर रहा था, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम, जैसे आपने वो बात की, आप इसका भी क्या जवाब दूं कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर भी गड्ढे हो, तब खैर। लेकिन एक चीज आपने और की, जो बिजनेस है, स्टार्टअप मिशन पर, स्टार्टअप पर आपने काम किया। देश में स्टार्टअप बहुत सारे बड़े हैं, बहुत सारे यूनिकॉर्न भी हमारे यहाँ पर हो गए, 100 यूनिकॉर्न से ज्यादा हो गए, वो ज्यादा आप समझते हैं। और स्टार्टअप देश को एक नए तरीके के रास्ते पर भी ले जाता है, बेरोजगारी को तो दूर करता ही है, नया एक कॉन्सेप्ट रोजगार को देता है। लेकिन अभी हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा, शायद आपने भी सुना होगा, कि ये जो स्टार्टअप बना रहे हैं, ये केवल पकोड़े तलने और ऑमलेट बनाने के लिए ना बनाए,
कुछ अच्छा रिसर्च वर्क और ये सारा काम करें। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि केवल आंकड़ों में तो फिगर बताने के लिए तो सरकार के पास रहे कि 10,000 हमने स्टार्टअप शुरू कर दिए, और उसमें भी रिकॉर्ड कहता है कि 90% बंद हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कैसे आप इसको देखते हैं स्टार्टअप को? विजय जी, ये थोड़ा मतलब और डीपर इसमें बैकग्राउंड है। ये जो कमेंट था माननीय पीयूष गोयल जी का, पर मुझे लगता है एक तो जो स्टार्टअप्स में काम हुआ है वो काफी अभी बड़े स्केल पे हुआ है। आज हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत का, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न्स देखेंगे या बाकी चीजें, तो ये काफी है। फंडिंग भी अभी काफी आ रही है, तो अभी काफी डीप स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आई थिंक मंत्री जी का जो कहना था वो एक चुनौती थी, मोर लाइक अ चैलेंज। चैलेंज के मुझे भी मुझे भी विश्वास है कि हमें और डीपर टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली इसका टर्म रहता है डीप टेक, जो डीप टेक है, रियल टेक है, इसमें भी थोड़ा बहुत R&D बढ़ानी पड़ेगी और इसमें हमें काम करना पड़ेगा। अभी हाल में आप देखिए जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसमें अभी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस पे काफी जोर दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारी हर जो टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी, ये हम बाहर से नहीं ला सकते हैं। हमें ये सब चीज भारत में बनानी पड़ेगी, और इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च करके ये सब हमको इन हाउस लाना पड़ेगा। तो इस पे मुझे लगता है मंत्री जी जोर दे रहे थे। सर और ये जी जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। महत्वपूर्ण भी है विजय जी। हाल में अगर मैं उदाहरण दूं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत में, तो ये जो हमारी सफलता थी, ये जो काफी इक्विपमेंट है, ये भारत में बनाया गया। नॉट ओनली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत सरकार के, DRDO, इसमें जो इनका योगदान था, पर काफी छोटी स्टार्टअप्स भी थी विजय जी, बेंगलुरु में, पुणे में, जिन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी, बाकी कुछ नए नए आविष्कारों से इसमें जो सफलता प्राप्त हुई है, तो इसका श्रेय मुझे लगता है भारत के स्टार्टअप्स को भी जाएगा और युवाओं को भी जाएगा। तो ये दर्शाता है कि ये जो रियल टेक्नोलॉजी है, डीप टेक है, तो ये भारत में इसका होना कितना महत्वपूर्ण है। सर आपने दो शब्दों का भी इस्तेमाल किया, किताब में भी, बुक में भी उसको बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है, वो है मेक इन इंडिया और R&D। तो ऐसा लगता है कि भारत में जो हमारे कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि R&D का काम सबके बस का काम तो नहीं है, तो वो R&D से बचना चाहते हैं, और इसलिए हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो असेंबल इन इंडिया प्रोग्राम बन गया है मोटे तौर पे। इज इट ट्रू? नहीं विजय जी, मैं नहीं मानता हूँ। अगेन मुझे लगता है ये एक जर्नी है। तो इसमें जो बाकी आज के विकसित देश हैं, सभी ने ये जर्नी ऐसे ही तय की है। मतलब पहले कुछ ना कुछ सिंपल असेंबली टाइप का, आपका उदाहरण मैं लेता हूँ, वो टाइप के होते हैं, और फिर इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शुरू होता है। तो मुझे इसमें ऐसे कुछ आश्चर्यजनक है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और हाँ, ये तो जरूर है कि जो हमारा R&D में एक्सपेंडिचर है आज भारत में, वो करीबन 0., मुझे लगता है 0.65% प्रतिशत तक है। तो जी इसे तो हमको 2% तक तो लाना पड़ेगा। तो स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। इसमें आपने सही कहा है कि कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार जो है उनको प्रोत्साहित कर रही है, हैंड होल्डिंग भी कर रही है, पर फाइनली कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर को सामने आके अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। तो जी मुझे लगता है आज जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये इन अ सेंस इसमें हम चुनौतियों में हम एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर को जरूर पुश करेगा अभी ये R&D एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, और ये सब का मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए।
सर बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके ने तो इतना बड़ा लिखा है कि मैं इस पर पूरा एक बड़ा प्रोग्राम और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हेल्थ जो है हिंदुस्तान के लिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम है हेल्थ मिशन पर, और सरकार ने भी बहुत काम हेल्थ को लेकर किया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आयुष्मान योजना या जो दूसरी राज्य सरकारों की भी अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम तरीके की होती है, वो हमारे हेल्थ सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बन सकता है, या ये फिर सब पिट्टी साहब के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाएं और नाम हो जाए कि विजय त्रिवेदी को इंश्योरेंस मिल रहा है तो वहां के हॉस्पिटल में चले जाए? नहीं, विजय जी, इसमें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं ऑलवेज देखता हूँ अगेन ट्रेंड्स। हमने बहुत इसमें काम किया है और भी करना करेंगे, और ये सब जो स्कीम्स हैं इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर करके इम्प्रूवमेंट्स तो आते रहेंगे। पर अब तक जो सफलता है या जो अचीवमेंट्स है वो आंकड़ों से भी समझ में आता है। आप देखिए आयुष्मान भारत का जो स्केल है, इसमें कितने लोगों को मदद मिली है। मतलब आज जो बड़ी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या ऑपरेशंस हैं, इससे एकदम फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो जाता है फैमिलीज में। तो ये तो एक बहुत सफल स्कीम रही है। इसमें कुछ कुछ चुनौतियां कुछ है सर, स्केप रूट है ना, सरकार को सरकारी अस्पताल बेहतर, जितना पैसा आप आयुष्मान योजना में खर्च कर रहे हैं उसका आधा पैसा भी यदि स्टेप बाय स्टेप हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स पे खर्च किए जाए तो एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का बनेगा। अब आप स्केप रूट दे रहे हो क्योंकि आपसे हॉस्पिटल बनते नहीं है, बनते हैं तो चलते नहीं है, चलते हैं तो डॉक्टर नहीं होते, तो आपने कहा आयुष्मान योजना ले लो, आप कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहां पर आपका इलाज हो जाएगा। तो मैं भी खुश हूँ भैया, ठीक है, मरने दो सरकारी हॉस्पिटल को। नहीं, विजय जी, इसमें एक जो बेटर टू, चुनौती, नहीं, मुझे लगता है इसमें जो एक चैलेंज है, ये लोग नहीं समझते अगेन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्वास्थ्य है, हेल्थ सेक्टर है, ये राज्य सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है, जो केंद्र सरकार चाहती है कि हम ये स्कीम्स लाएं कि लोगों का इंश्योरेंस तो एटलीस्ट हो जाए, तो उनको फाइनेंशियल बर्डन से वो बच पाए, तो ये उन्होंने किया है। अभी जो हॉस्पिटल्स की बात है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो आपको भी पता है, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि किस किस राज्यों में इन्होंने तो ब्लॉक। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मोदी जी पर सवाल नहीं है, हमारी नहीं नहीं, सरकार। मैं बोल रहा हूँ कि ये मिसमैच क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जगह पॉलिटिक्स अल्टीमेटली है इन द बैकग्राउंड। बिकॉज कुछ कुछ राज्यों ने तो ब्लॉक किया हुआ है, और जो आप जैसा कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मैच नहीं कर पा रहे हैं डिमांड को, तो ये तो चुनौतियां हैं। बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक विजन है और जो एक रणनीति है स्वास्थ्य के लिए, वो काफी बड़ी है और होलिस्टिक है। इसमें पहले तो इंश्योरेंस आया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार, एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, जो हमारे पुराने आयुर्वेद से जुड़े हुए बाकी इलाज हैं, वो भी, उस पे भी काम चल रहा है। मतलब मल्टी फैसेटेड, काफी पहलू हैं इसमें। ये सब चल रहा है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स, श्री अन्न की बात की, तो जी, ये कुछ छोटी, मतलब सिंपल साउंडिंग है, पर इसमें काफी डीप बैकग्राउंड है वो कि ठीक है। ये तो आसानी से यहाँ उगा सकते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं। इसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की भी योगदान कम रहता है, और ये हमारे डाइट और हमारे डीएनए के लिए वेल सूटेड है, हेल्दी भी है। तो इस पे भी काफी जोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे एक तरह से तो जो स्वच्छ भारत स्कीम थी, उससे भी सच है, स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट हुआ है। फर्क पड़ता है। बिकॉज इस डेंगू मलेरिया, अगर साफ सफाई फर्क रहेगी तो ये भी कम रहेगा। तो मुझे लगता है जो दृष्टिकोण है, वो एक काफी होलिस्टिक है, और काफी पहलुओं में काम होके स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट के लिए काफी काम चल रहा है। जी। सर अभी तो आप यूएस में हैं, सिएटल में हैं, तो आपने, आपके दोस्त से बातचीत हुई है कुछ, ट्रम्प साहब से, इस तैयारी क्या नहीं, वो होगा? मुझे तो नहीं नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया है विजय जी उन्होंने। नाइदर मैंने कुछ आग्रह किया है मीटिंग के लिए। नहीं, मैंने कहा तारीफ मुझे, आपको करवा देंगे कि भाई नाराजगी कम हुई है कि नहीं हुई है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? हाँ,
आई थिंक अपन हाल में मैंने कुछ हफ्तों पहले एक आर्टिकल लिखा था जो CNN न्यूज़ 18 में आया था। तो मैंने बोला था बिल्डिंग विकसित भारत वन टैरिफ एट अ टाइम। एक थोड़ा मजाक में भी मैंने लिखा था और उसमें थोड़ा लाइट मूड में। और एक्चुअली मुझे लगता है जो एनालिसिस है विजय जी, अभी हम देख रहे हैं जो GST रिफॉर्म्स हुए हैं, बाकी चीजों की अनाउंसमेंट हुई है, जी। मुझे तो लगता है कि एक चुनौती हम एक अवसर में बदल रहे हैं भारत में, जिसका जीएसटी वर्णन मैंने पहले भी। हाँ, हमारे आप इंडस्ट्री। देखिए कि क्या क्या हो रहा है, और उसको अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो जो माइनर इम्पैक्ट, या अगर टैरिफ चले, अगर चले लॉन्ग टर्म, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो तो हमारे यहाँ जो रिफॉर्म्स हमने अनाउंस की है उससे काफी ज्यादा जो बढ़ोतरी होगी GDP ग्रोथ रेट में, तो वो उससे हो जाएगी। जी। और मैंने जो मेरे आर्टिकल में लास्ट लाइन में लिखा था कि आप देखिए ये सब होगा, और हम अगले साल 15 अगस्त 2026 तक एक थैंक यू लेटर हमको भेजना चाहिए ट्रांसफर। अमेरिका की सरकार को, कि आपके कारण हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 10 साल पहले हम कर पाएंगे। जी, ये तो अच्छी हाँ। बात है, लेकिन बात जरूर कीजिएगा हिंदुस्तान लौटने से पहले ट्रम्प साहब से। मुझे ये समझाइए कि ये जो चाइना के साथ हमारी खट्टी मीठी दोस्ती चलती रहती है, अभी तक तो हम हिंदी चीनी भाई भाई पे नेहरू जी को गाली दे रहे थे, और फिर थोड़े दिन पहले तक हम कह रहे थे कि छोटे गणेश, छोटी आंखों वाले गणेश जी मत खरीदिए, और अब हमने बहुत सारी फ्लाइट चला दी है चाइना के लिए, और फिर उस तरफ देख रहे हैं। कैन वी डिपेंड ऑन दैट? मुश्किल $100 बिलियन तो पहले ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। विजय जी, सब ये मुश्किल है, पर मुझे जो लगता है कि जो हमारी मतलब फॉरेन जो डिप्लोमेसी है, या जो हमारी रणनीति है इसमें, तो मुझे तो लगता है ये एकदम सही है। बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में इतना अभी फास्ट वॉलेटाइल सिचुएशन है कि पहली बार भारत सरकार दिखा रही है कि हम कैसे फास्ट, मतलब इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं और कैसे फास्ट इसमें अडेप्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये अच्छी रणनीति है। और जियो पॉलिटिक्स जो आज है उसमें हमको भी ये एक लाइक अ चेस गेम है विजय जी, अल्टीमेटली। तो हमको काफी मूव्स अहेड सोचना पड़ता है। हर बेसिकली भारत सरकार की जो अभी पॉलिसी है वो मल्टीपोलर अलाइनमेंट की है। मल्टी तो अलाइन हाँ, डिप्लोमेसी। हाँ, तो हम मतलब आई थिंक उस पे ही चल रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम है, पर हम सही तरीके से चल रहे हैं। हाल में हमारे यहाँ भी काफी चेस में ग्रैंड मास्टर पैदा हुए हैं। मुझे तो लगता है आज के जो लास्ट 1 महीने में हमने देखा है, तो मुझे लगता है फॉरेन डिप्लोमेसी में भी हमारे सब ग्रैंड ग्रैंड मास्टर मास्टर हो रहे हैं, ग्रैंड मास्टर हो रहे हैं। हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल सर, जो पूरा सपना है प्रधानमंत्री जी, क्यों ये सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना रहे? क्या आपको लगता है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, हमारी डिप्लोमेसी में डेमोक्रेसी जो है वो फेडरल डेमोक्रेसी है, तो अलग अलग राज्यों में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमने, जैसे हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, वो स्टेट इश्यूज भी है, तो क्यों नहीं हम सब लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं? विकसित भारत का सपना एक पॉलिटिकल सपना क्यों बने? नहीं, बिल्कुल विजय जी, ये तो मैं बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ। इनफैक्ट पुस्तक में कहाँ भी पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी का वर्णन नहीं हुआ है, सिर्फ भारत का वर्णन हुआ है। और ये हमारे सब का जो है, हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों की फ्यूचर की बात है। जो विकसित भारत निर्माण होगा वो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ये हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पॉलिटिक्स के अलावा। और इस पे जैसा मैंने पहले भी कहा था, हर नागरिक को सक्रिय योगदान और सहभागिता देनी चाहिए। तो इसमें तो मतलब हर नागरिक में पॉलिटिशियंस भी आ गए। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा विजय जी, कि जो जी। मुझे आकर्षित किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का ये लक्ष्य तय किया, और मैं अगेन कॉर्पोरेट इसमें परिभाषा में इसको बोलूंगा कि इट इज लाइक अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर द कंट्री, यस। जैसा कॉर्पोरेट्स का रहता है। तो इसमें सबको जुड़ना चाहिए। और उनकी जो परिभाषा थी वो सिर्फ आर्थिक मापदंडों तक सीमित नहीं थी। जैसा मैंने कहा था, वर्ल्ड बैंक के कुछ टारगेट्स रहते हैं, अभी जो इवन विकसित देश हैं, जैसा मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं।
पण ह्या जो असमानताएं हैं ये बढ़ते जा रही हैं। अमेरिका में भी मैं बार बार देखता हूँ, बहुत गरीबी भी बढ़ गई है। तो जी जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो काफी अलग है, ये पश्चिमी दृष्टिकोण से। वो चाहते हैं कि हम ये टारगेट्स तय करें, प्राप्त करें, पर हमारी आर्थिक वय असमानताएं कम होनी चाहिए। हर नागरिक को एक न्यूनतम जीवन स्तर और गुणवत्ता प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षण और स्वास्थ्य इन चीजों तक पहुंच पाए लोग। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्यावरण सुरक्षा हो। तो ये सब भी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने में, और ये मुझे काफी आकर्षित करता है और इसी को भी मैंने पुस्तक में दर्शाया है। जी जी, मैंने देखा उसको। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त निकाला और इतना ट्रैवल आप कर रहे हैं उस दौरान, अपनी बिजी जो शेड्यूल है उसके बीच में। लेकिन बिजी शेड्यूल कितना भी हो, एक बार अपने दोस्त से मिल आइएगा कि कुछ समझा दीजिएगा। आखिरी में एक चीज कहूंगा विजय जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अनमोल साहब, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं अपने धन्यवाद। दर्शकों को कहूंगा कि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये पॉलिटिक्स नहीं है, विकसित भारत का सपना भी है, और वो सारे सवालों के जवाब भी है अजीत जी ने दिए, जिसमें काम करना चाहिए। फिंगरप्रिंट ने इस किताब को छापा है, 999 की किताब है, लेकिन ये जितनी मोटी और जितना इसमें माल भरा हुआ है ना, उस हिसाब से सस्ती किताब है। तो जरूर इसको पढ़िएगा। हमने तो बहुत कम चर्चा इस पर की है, लेकिन आदित्य जी बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और धन्यवाद विजय जी। आपने वक्त निकाला, और थैंक धन्यवाद। यू। ओके सर। थैंक यू।